तो ये है हमारे पास में सेकंड पार्ट। इसमें हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हैशिंग की मदद से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है कि काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो मतलब हमको कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे जैसे कि 1 2 3 2 1 3। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंट एलिमेंट्स कितने भाई? 1 2 3। बस ये रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड, ये भी रिपीटेड, ये भी रिपीटेड। तो मेरे पास में आउटपुट क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है ना। और अगर मैं चाहूँ इनको प्रिंट कराऊँ तो 1 2 और 3 भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, इनपुट मेरे को ये है और आउटपुट मेरा ये है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नाइफ सॉल्यूशन। तो इसका नाइफ सॉल्यूशन ये है कि आप एक एरे लो और उसमें कुछ एलिमेंट्स डाल दो और हर एलिमेंट को ऐसे करके चेक कर। पहला एक फॉर लूप लो, फॉर लूप जो कि फॉर लूप इसको आइट्रेट करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में फॉर लूप 1। और फॉर लूप 2 जो होगा वो फॉर लूप 1 के अंदर होगा। ऐसे फॉर 1, यहाँ पे फॉर 2। ठीक है जी। तो दूसरा वाला क्या करेगा कि जैसे कि पहला मेरा एलिमेंट यहाँ पर है। ठीक है, आई इज़ इक्वल्स टू 0 पे, तो वो चेक करेगा कि आई, वो ये चेक करेगा कि जे इज़ लेस देन 0 से लेकर के जे इज़ इतने में। ओ, ये मैं लिख रहा हूँ फॉर 2 के लिए कि वो वाला एलिमेंट रिपीट हुआ था क्या पहले। ठीक है, यहाँ पर वो चेक करेगा कि वो वाला एलिमेंट क्या पहले रिपीट हुआ है। यहाँ पे एरे ith एलिमेंट जो है वो कहीं एरे जे की इक्वल तो नहीं है। जे के इक्वल है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे इसे ब्रेक कर देना है और यहाँ पर कुछ आप वो लगा दो, बूल, सॉरी इसको तो बाहर ही डिक्लेयर कर दो, बूल फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। और यहाँ पर बूल फ्लैग, सॉरी फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू कर दो। और ये हो गया हमारे पास में इफ़ का स्ट्रक्चर, मतलब इफ़ के अंदर का पार्ट। और बाहर यहाँ पे कर दो कि इफ़ फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। उस वाले केस में, उस वाले केस में आप एलिमेंट को ऐड करा देना अंदर। ठीक है, आप क्या करना, आप काउंटर को बढ़ा देना, काउंटर, या फिर मैं बोलूँ रिज़ल्ट को बढ़ा देना, रिज़ल्ट प्लस प्लस कर देना कि मतलब हमको एक यूनिक एलिमेंट मिल गया, यूनिक एलिमेंट। ठीक है, और लास्ट में यही यही वाली चीज़ आप करना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फॉर 1 है, फॉर 1 आई इज़ इक्वल्स टू 0 से ले आई इज़ इक्वल्स टू n। ठीक है, अगर मैं इसका साइज़ n-1 मान रहा हूँ, मतलब आखिरी इंडेक्स, और वैसे ही n थे अगर ये फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है तो। और यहाँ पर मैंने कर दिया i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर ये है और फॉर लूप यहाँ तक है, यहाँ पर ये बंद हो गया। रिटर्न, एक सेकंड, यहाँ पर नहीं, एकदम लास्ट में।
रिटर्न res, बस इतना सा प्रोग्राम है। ठीक है, इतना सा है। ये हो गया मेरे पास में नाइव अप्रोच। अब इसमें देखो दो फॉर लूप है मेरे पास में, और पहली वाली फॉर लूप चल रही है एन तक। ठीक है, पहली वाली फॉर लूप चल रही है एन तक, और दूसरी वाली कहाँ तक चल रही है? दूसरी वाली चल रही है आई तक, और आई चल रहा है एन तक। तो फिर बेसिकली दूसरी वाली भी चल रही है एन तक ही। तो फिर इसकी ये हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर बिग ऑफ एन स्क्वायर हो गई। बिग ओ क्यों लिखा हुआ है मालूम ही होगा सबको, क्योंकि जो मेरे पास में यहाँ का जो एन है उसकी वैल्यू ज़ीरो से लेकर के एन तक की है ना। तो ये हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब मैं इस बिग O ऑफ एन स्क्वायर वाले को बिग O ऑफ एन में सॉल्व करना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल है क्या? तो हाँ, ये पॉसिबल है। पॉसिबल ये कैसे है उसका मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ जल्दी से। हैशिंग की मदद से करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ फॉर इंट आई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना आइडिया बता देता हूँ। हमारे पास में एक एरे दिया हुआ है, उसको हमें एक हैश टेबल में डाल देना है। ठीक है, हैश टेबल में डाल देना है। तो मैं समझ लो कि मैंने इसको डाल दिया हैश टेबल में। अनऑर्डर्ड सेट में डाल दिया। सबको डालने का तरीका क्या है? ये पहले वही था इंडेक्स अनऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड सेट इंट यू एस, और यहाँ पर एरे एरे प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया इसको हैश मैप में। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसके अंदर जो फाइंड होता है, फाइंड मेरा कांस्टेंट ऑपरेशन होता है। मैंने आपको बताया था ना, जो मेरा हैश मैप होता है, हैशिंग हैशिंग के अंदर मेरा जो फाइंड होता है, फाइंड कितना लेता है? बिग ऑफ वन लेता है ना। तो मैं हर बार जो दूसरी वाली फॉर लूप थी, दूसरी वाली फॉर लूप मेरा काम क्या कर रही थी? दूसरी वाली फॉर लूप बेसिकली ये चेक कर रही थी, ये वाली जो मेरी फॉर लूप है वो बेसिकली ये चेक कर रही थी कि क्या मेरा वो एलिमेंट, इफ़ एलिमेंट ऑलरेडी काउंटेड अकर्ड अपेयर्ड। ठीक है, क्या वो मेरा एलिमेंट है वो पहले ही अपेयर हो चुका है क्या? अगर वो एलिमेंट पहले ही अपेयर हो चुका है तो हम उसको नहीं गिनेंगे, तब अपना रिज़ल्ट नहीं बढ़ाएंगे। तो इस वाली चीज़ जो हो रही है यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग फाइंड कर रहे हैं, है ना, फाइंड कर रहे हैं। और फाइंड तो आपको बताइए बिग ऑफ वन में ही हो जाता है। फाइंड मेरा बिग ऑफ वन के अंदर हो जाता है। तो फिर ये वाली जो मेरी फॉर लूप है, ये वाली फॉर लूप बेसिकली क्या हो गई? बिग ऑफ वन हो गई। और ये वाली फॉर लूप तो बिग ऑफ एन ही है, तो एन इंटू वन हो गया। तो मेरे पास में ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है बिग ऑफ एन। समझ ही गई होगी अब करना क्या है, पूरा बता ही दिया मैंने। तो सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड सेट बना लो, उसमें एलिमेंट्स डाल लेना। यहाँ पर आप लिख दो फंक्शन का नाम इंट काउंट डिस्ट, फिर यहाँ पर इंट एरे, इंट एन, और फिर यहाँ पर आप फॉर लूप लगा दो। यहाँ पर इंट आई, इंट इंट आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद में
इफ़ मैंने आपको एक फाइंड की मतलब वो एलिमेंट अपेयर हुआ है कि नहीं हुआ, उसका एक वो बताया था। तो यहाँ पर आप लिखो इफ़ एक्चुअली, यहाँ पर मेरे को ये एलिमेंट अकर हुआ या नहीं वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा हैश टेबल होता है उसके अंदर जो सारी कीज़ होती है, कीज़ तो सारी यूनिक ही होती है ना, कीज़ तो उसमें सारी यूनिक ही होती हैं, तो फिर ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली में, जो मैं ये इफ़ कंडीशन वगैरह डाल रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑलरेडी हर चीज़ यूनिक ही है ऑलरेडी। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे करना क्या था, बस ये करना था। US.size, बस इतना करना था प्रिंट। सी आउट US.size, यही मेरे पास में आंसर है। बस 2 लाइन का सॉल्यूशन था भाई। ओके, सबसे पहले मैंने सारे एलिमेंट्स को अंदर डाल दिया। अब क्योंकि इसके अंदर तो ऑलरेडी यूनिक ही चीज़ें स्टोर हो रही है, यूनिक ही हो रही है चीज़ें स्टोर, इसके अंदर डालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? बेसिकली हो क्या रहा है इसके अंदर? इसके अंदर हो रहा है फॉर इंट आई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फिर उसके बाद में यू एम। यहाँ पर अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, ये वाला पार्ट नहीं लिखना चाहते, ऑप्शनल, अगर नहीं लिखना चाहते तो ये लिख दो, यू एम डॉट इंसर्ट ए आर आर आई। ठीक है, तो फिर ये मैंने हर चीज़ को ऐसे करके इंसर्ट कर दिया है, और बाद में बस साइज़ को रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया ना। लेकिन पर इतना सब कुछ लिखने की आखिर ज़रूरत क्या है ना? इतना आखिर क्यों लिखना है? इसको काट दो, बस इतना ही लिखो, ठीक है ना? तो यही है हमारे पास में आंसर अपना, एक छोटा सा आंसर है, छोटा सा प्यारा सा आंसर, ये रहा, ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने कितनी निकाल ली, यहाँ पर आपको पता चल पा रहा होगा, बिग ऑफ 1, और साइज़ के लिए बिग ऑफ n था पहले, और साइज़ के लिए बिग ऑफ 1, तो फिर n इंटू 1 इज इक्वल्स टू बिग ऑफ n। ओके, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जो मेरे पास में कीज़ होती हैं ऑलवेज यूनिक। मैंने आपको कीज़ मतलब एक हैश मैप के अंदर, हैश मैप या फिर अनऑर्डर्ड मैप के अंदर आपको क्या बताया था कि अगर आप यहाँ पर ये वाली जो की होती है, इफ़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड, इफ़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड, तो फिर वो हो जाती है अपडेट उसकी वैल्यू, अदरवाइज इट गेट्स एडिड टू हैश मैप, ठीक है। और फिर जो हमारा साइज़ हो जाएगा, साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। इतना तो समझिए, हो समझ होगी आपको। फिर फ्रीक्वेंसी हमें प्रिंट करानी है, ठीक है। तो फिर
बेसिक आइडिया मेरे पास में ये आ रहा है अभी कि मुझे एक यूनिक एलिमेंट चाहिए होगा। सबसे पहली बात तो मैं है कि मेरे को एक यूनिक एलिमेंट चाहिए होगा, या फिर मैं फर्स्ट टाइम अकरिंग, OCCURING, क्योंकि मैं एक ही चीज़ का बार बार थोड़ी निकालूंगा, तो एक ही बार निकालूंगा ना, तो फर्स्ट टाइम अकरिंग होगा। ठीक है, फिर फर्स्ट टाइम अकरिंग होना चाहिए, और फिर उस फर्स्ट टाइम अकरिंग एलिमेंट का, उस फर्स्ट टाइम अकरिंग एलिमेंट की मैं फिर फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि मैं आगे के चीज़ को, उसके आगे के एलिमेंट्स को काउंट करूँगा। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ करना क्या है। सबसे पहले जैसे यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, ठीक है, बस यहाँ पर 10 है मान लो। तो फिर मैं सबसे पहले इस पर ट्रैवर्स करूँगा। मैं देखूँगा कि यहाँ पर ये वाला एलिमेंट पहले आ चुका है क्या। जैसे मैं यहाँ पर बाकी मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 क्या पहले कभी आया है कि 1 पहला एलिमेंट है, 1 पहला एलिमेंट है, ठीक है। तो फिर मैं 1, क्योंकि मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, एक्चुअली मैं 10 के लिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं 10 क्यूब, सबसे पहले मैं यहाँ पर था, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर था, फिर मैं यहाँ पर आया, ठीक है। अब 10 मेरा पहला 10 है, ठीक है। 10 मेरा पहला 10 है, ये मैं कैसे बताऊँगा, एक फॉर लूप लगाऊँगा। फॉर लूप में मैं बताऊँगा, ये मैं वाली फॉर लूप में क्यों लगा रहा हूँ, यूनिक फर्स्ट टाइम अकरिंग एलिमेंट के लिए को ढूंढने के लिए। इंट आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस, चलो जे ले लेता हूँ, जे इज़ लेस देन ज़ीरो, जे इज़ लेस देन क्या, जे इज़ लेस देन आई, और जे प्लस प्लस। जो मेरी सबसे पहली वाली फॉर लूप होगी, फॉर लूप वन, फॉर लूप वन क्या करेगी मेरी, फॉर लूप वन मेरी इंट आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। वो हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगी, इसको इसको, फिर इसको ट्रैवर्स करेगी, ठीक है। और दूसरी वाली जो फॉर लूप होगी वो मेरी सबसे पहला काम करेगी कि यूनिक एलिमेंट चेक करना है। मतलब हाँ, ये यूनिक एलिमेंट चेक करेगी। तो यूनिक एलिमेंट चेक करने के लिए वो पीछे के सारे एलिमेंट्स को चेक करेगी कि ये पहले ही अकर तो नहीं हुआ। तो देखा कि 10 पहली बार अकर हो रहा है, तो फिर इफ़ इफ़ अगर 10 पहली बार अकर हो रहा है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ़ ARRI, यहाँ पर बोल भी लिख देते हैं, bool flag is equals to false। यहाँ पर if array I इक्वल टू array j, यानी कि वाला एलिमेंट बीच में b कहीं पे आया हुआ है, ठीक है। array I मतलब ये ith एलिमेंट, और array j मतलब ये j इज इक्वल्स टू ज़ीरो, j इक्वल टू 1, और j नहीं, ये j की वैल्यू नहीं, बस j पहले वाले का, पहले तक वाले तक का है, j इज इक्वल्स टू i-1, ठीक है। वही चीज़ लिखी हुई है ना यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो उस वाले केस में क्या कर देना, ब्रेक कर दो, क्योंकि आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता। और उससे पहले फ्लैग को ट्रू कर देना, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ, मेरे पास में
ये वाला जो वो है फॉर लूप, ये वाले फॉर लूप में जे इज़ लेस देन -1 है ना। हाँ ठीक है ठीक है। तो अगर मेरा इफ़ फ्लैग इक्वल टू फॉल्स है, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैम कर दूँगा कि मतलब अब अगर फ्लैग मेरा इक्वल टू ट्रू हो गया, मान लो ट्रू हो गया, वाला एलिमेंट पहले ही टी और यू ई ट्रू हो गया, वाले वाला एलिमेंट मेरे पास आ चुका है, तो फिर मैं वो कर दूँगा कंटिन्यू टी आई एन यू ई। कंटिन्यू बेसिकली मैं क्यों कर रहा हूँ, या तो मेरे पास में एक ऑप्शन था ये लिखने का, इफ़ फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, उस वाले केस में आप क्या करना, फ्लैग इक्वल टू वाले केस में ये पूरा प्रोग्राम लिखना आगे का। कौन सा वाला प्रोग्राम कि फ्रीक्वेंसी काउंट करने का। यहाँ पर मैं ये लिखूँ कि काउंट फ्रीक्वेंसी, और फिर मैंने इसकी फॉर लूप लगा दी। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक लग के लगाऊंगा मैं, ये एक एलिमेंट तो हो ही गया मेरे पास में, ये तो मेरे पास वन एलिमेंट हो ही गया। अब वो आई प्लस, यहाँ पर भी मैं इसको के ले लेता हूँ, जैसे मान लो के ले लिया मैंने इसे, तो मेरी जो के की वैल्यू है, के मस्ट बी i+1 एंड द काउंटर, या फिर मैं बोलूँ कि द फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस मोर देन 1, शुड बी इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ही एक मिल गया था ना। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 जो है, ये मेरे को यहाँ यहीं पर ही कर देना है, पहली फॉर लूप पे ख़त्म होने के बाद में। इंट एफ आर ई क्यू यू एन सी वाई इक्वल टू, पूरा क्यों लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1, ठीक है, यहीं कर देना है। और अगर ये ट्रू हो गया मतलब फ्लैग मेरा, तो फिर कर दूंगा मैं कि सी आउट फ्रीक्वेंसी एरे आई, जो है ith एलिमेंट है मेरा, उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ आर ई, 1 ही है बेसिकली, मतलब 1 ही है। एक्चुअली यहाँ पर लिखना ही नहीं है, क्योंकि उसका तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ ना, कंटिन्यू, उसका तो मैं ऑलरेडी लिख ही चुका हूँ, इसका तो मैं पहले ही काउंट कर ही चुका हूँ, मेरे को यूनिक एलिमेंट का करना है ना। तो ये फॉल्स कंटिन्यू, यहाँ पर कंटिन्यू में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर फॉर लूप लगा देता हूँ, और फॉर लूप में कहाँ से स्टार्ट करूँगा, इंट के इज़ i+1 से लेकर के लेस देन n तक, मैंने ऊपर बता ही दिया था ना कैसे आ रहा है, फिर के प्लस प्लस, ठीक है भाई। और उसके बाद में इफ एरे के इज इक्वल टू एरे आई, तो उस वाले केस में क्या करना, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देना, ठीक है। और बाद में क्या करना, बस प्रिंट कर दो फ्रीक्वेंसी सी आउट एलिमेंट का नाम मैंने लिख दिया, और फिर उसके बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी मैंने।
ठीक है जी। ओके, बस इतना सा प्रोग्राम था हमारे पास। अब देखो ये पूरी चीज़ जो है यहाँ पे इफ़ कंडीशन में, और इफ़ के बाद में मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसके बाद में कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ, और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली देखा जाए तो एल्स पार्ट ही है ऊपर वाली का, है ना। ये देखा जाए तो ऊपर बेसिकली एल्स पार्ट ही हुआ। तो ये एल्स वाला पार्ट अगर आप चाहते, मतलब एल्स वाला, जब इफ़ एल्स ही है मेरे पास में, ठीक है, इफ़ एल्स ही है मेरे पास में, तो फिर यहाँ पर मैं चाहूँ तो ये वाली चीज़ नहीं भी लिख सकता हूँ। ये वाली चीज़ समझ आ रही होगी। क्योंकि समझ गए होगे ना, ये वाला पार्ट अगर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो नीचे वाला वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं होगा कंटिन्यू की वजह से, और ऊपर वाला अगर होगा नहीं तो फिर नीचे वाला तो होना ही है। तो एक कंटिन्यू की वजह से मैं एल्स वाला पार्ट चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ, ठीक है। एल्स वाले पार्ट से मेरा मतलब था कि बस ये एल्स को लिखना, ठीक है। बाकी सारा ये वाला कंटेंट तो लिखना ही पड़ेगा ना, फ्रीक्वेंसी वाला, ये वाला पार्ट। तो बेसिकली मेरे पास में यहाँ पे दो फॉर लूप लग रहे हैं। पहला फॉर लूप तो ये चेक कर रहा है मेरा कि वो वाला एलिमेंट यूनिक है या नहीं, ठीक है। और दूसरा वाला फॉर लूप मेरा ये चेक कर रहा है कि वो अगर यूनिक है, इफ़ इट इज़ यूनिक यहाँ पर, तब वो उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के मेरे को दे देगा। और पहला वाला फॉर लूप जो है वो तो मेरा आपको पता ही है क्या काम कर रहा है, हर आइटम को आइट्रेट कर रहा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी मेरे पास में एक फॉर लूप है जो कि सारे आइटम को आइट्रेट कर रहा है, फिर उसके अंदर एक फॉर लूप है जो कि ये चेक कर रहा है कि वो यूनिक है या नहीं। और मेरे पास में दूसरी फॉर लूप है जो कि मेरे पास में ये चेक कर रही है कि वो आगे कितनी बार अकर हुआ है। तो फिर ये भी मैक्स केस में अंत तक जाएगी, ये भी मैक्स केस में ही अंत तक जाएगी। तो इसलिए मैंने बिग O का यूज़ किया, थीटा का नहीं किया। तो ये होगी मेरे पास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, अब एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, अगले में देखते हैं।